गुड इवनिंग। स्वागत है आपका सिविल रैंक स्टेट पीसीएस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर, वीकली करंट अफेयर जो रहेगी 19 अक्टूबर से 26 अक्टूबर के मध्य के जितने भी करंट अफेयर आए जो यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए, आरओ के एग्ज़ाम के लिए और बीईओ के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो सिर्फ हम वही डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर जो रहेगी हमारे प्रीलिम्स 2026 में जो होगा, क्योंकि 2025 का प्रीलिम्स हो चुका है यूपी पीसीएस का, तो 2025-26 में जो प्रीलिम्स होगा उसके लिए महत्वपूर्ण, आरओ और एआरओ के लिए महत्वपूर्ण और बीईओ के लिए महत्वपूर्ण, ये तीनों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप बने रहिए। अगर आप यूपी पीसीएस 2025-26 प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीकली करंट अफेयर आपके लिए गेम चेंजर या महत्वपूर्ण रहेगा। आयोग के ट्रेंड के अनुसार ही हम करंट अफेयर पढ़ेंगे। करंट अफेयर बहुत सारा होता है, लेकिन हमको बहुत सारा नहीं पढ़ना है, सिर्फ वही पढ़ना है जो आयोग को पसंद है, जो आयोग जहाँ से क्वेश्चन उठाता है। आयोग के ट्रेंड का मतलब है जो आयोग विगत वर्षों में प्रश्न पूछता है, जिन जिन टॉपिकों से पूछता है उसी टॉपिक से और जिस पैटर्न के अनुसार पूछता है उसी पैटर्न के अनुसार हम करंट अफेयर तैयार करेंगे। देखो, आपको मैं एक चीज़ बता दूं, यूपीएससी यूपीएससी का और पीसीएस का यानी कि यूपी पीएससी का दोनों का करंट अफेयर का जो लेवल है वो टोटली डिफरेंट है। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये करंट अफेयर महत्वपूर्ण नहीं है। अगर आप यूपी पीसीएस की स्पेशली तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए करंट अफेयर 100% जो है मददगार रहेगा, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चनों को कवर कर पाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज की पहली खबर है, सऊदी अरब ने कफाला प्रणाली समाप्त की, और यहाँ आपको अंडरलाइन लगाना है ये कफाला। अब पूछा जा सकता है कफाला प्रणाली कहाँ से संबंधित है। ऑप्शन दे देगा सऊदी अरब, यूएई, ओमान, अजमान। तो आपको याद रखना है कफाला प्रणाली हमारी सऊदी अरब से संबंधित है। तो ये आप चाहे तो शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं, मैं आपको अंडरलाइन कर दूंगा जिससे कि आपके रिवीजन के टाइम पे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो सऊदी अरब ने कफाला प्रणाली को समाप्त किया है। आयोग सीधा सीधा प्रश्न बनाता है इस तरह के। हाल ही में सऊदी अरब ने कई वर्ष पुरानी कफाला कफाला का मतलब होता है स्पॉन्सरशिप प्रणाली को समाप्त कर दिया है। कफाला शब्द अरबी भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है संरक्षण या स्पॉन्सरशिप। यह सुधार लगभग 1.3 करोड़ प्रवासी श्रमिकों को लाभ पहुंचाएगा, जिनमें 26 लाख से अधिक भारतीय भी शामिल हैं। यहां से भी प्रश्न पूछ लेगा कि सऊदी अरब ने कफाला प्रणाली को समाप्त किया है, उससे कितने भारतीय लोग प्रभावित होंगे या कितने भारतीय लोगों को मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी। तो आपको याद रखना है 26 लाख अनुमानित हैं। ये श्रमिक मुख्यतः निर्माण, घरेलू सेवाओं और कृषि जैसे क्षेत्रों में कार्यरत हैं। प्रवासी श्रमिक अपने नियोक्ता की अनुमति के बिना न तो नौकरी बदल सकते थे और न ही नया नियोक्ता चुन सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सऊदी अरब ने ये जो कफाला प्रणाली थी ये समाप्त कर दी है, पहले ये था। अगला करंट अफेयर का जो हमारा मुद्दा है, तेजस MK-1A और हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर 40। तो आपको याद रखना है तेजस MK-1A और हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर 40। यहाँ से सीधा प्रश्न बन सकता है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में 17 अक्टूबर 2025 को हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के नासिक परिसर में लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट LCA तेजस। अब यहाँ से पूछेगा तेजस क्या है, तो आपको याद रखना है लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है। तेजस MK-1A की तीसरी उत्पादन लाइन और हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर 40 HTT-40 की दूसरी उत्पादन लाइन का उद्घाटन किया है। तो आपको ये तेजस दिमाग में बैठा लेना है, ये क्या है, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट।
ठीक है। अगला तेजस MK-1A के बारे में जान लेते हैं। तेजस MK-1A भारत में विकसित यानी कि स्वदेशी है। याद रखना स्वदेशी है। हल्के लड़ाकू विमान लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट का उन्नत संस्करण है, जिसे हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा विकसित और निर्मित किया गया है। तो यहाँ आपको याद रखना है तेजस के बारे में, महत्वपूर्ण है यूपीपीसीएस के लिए, आरओ एआरओ के लिए, बीओ के एग्जाम के लिए, या यूपी के किसी भी एग्जाम में, यूपी से संबंधित जो भी एग्जाम होते हैं उसके लिए करंट अफेयर महत्वपूर्ण है। रोटा वायरस वैक्सीन पर अध्ययन हुआ, इसके बारे में जान लेते हैं। आयोग का ट्रेंड रहता है वायरस और वैक्सीन के बारे में पूछने के लिए, इसलिए इसको शामिल किया गया है। इस अध्ययन का उद्देश्य रोटावैक एक मौखिक रोटावायरस वैक्सीन, जिसे 2016 में भारत के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम UIP में शुरू किया गया था, कि वास्तविक दुनिया में प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना था। 6, 10 और 14 सप्ताह की आयु में दिए जाने वाला यह टीका UIP के तहत सभी पात्र लाभार्थियों को निःशुल्क प्रदान किया गया था। अब यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात है 6, 10 और 14 सप्ताह। अब ये पूछ लेता है कि किस आयु वर्ग के बच्चों को ये टीका दिया जाता है, तो 6, 10 और 14 सप्ताह की आयु में दिया जाने वाला यह टीका है। और मौखिक टीका है, मौखिक टीका का मतलब मुंह में वैक्सीन दी जाती है। रोटावैक के बारे में जान लेते हैं। रोटावैक रोटावायरस गैस्ट्रोएंटेराइटिस से बचाव के लिए एक मौखिक टीका है। यह एक अत्यधिक संक्रामक रोग है। रोटावायरस क्या, एक अत्यधिक संक्रामक रोग। यहाँ से दोनों चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। अब इसके लक्षण पूछ लेता है। जो शिशुओं और छोटे बच्चों में गंभीर गंभीर क्या, दस्त और उल्टी का कारण बनता है। यह टीका तरल रूप में मुंह द्वारा दिया जाता है। तरल रूप में मुंह द्वारा दिया जाता है, इसलिए इसको मौखिक टीका कहते हैं। और ये रोटावैक वैक्सीन है, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, आप देख सकते हैं। वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन 2025 आयोग का फेवरेट टॉपिक है, आप इसको 3 स्टार लगा लीजिए। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की खाद्य और कृषि संगठन FAO ने वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन GFRA 2025 जारी किया है, जो दुनिया के वन संसाधनों का व्यापक और विस्तृत मूल्यांकन प्रस्तुत करती है। अब ये क्या है, 15वां संस्करण है। पूछ लेगा वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन 2025 का कौन सा संस्करण जारी किया गया, तो आप याद रखिए 15वां संस्करण है। 1946 से हर 5 साल पर नियमित रूप से प्रकाशित किया जाता है, यानी कि हर 5 साल में आता है। कुल वैश्विक वन क्षेत्र 4.14 बिलियन हेक्टेयर अनुमानित है, जो पृथ्वी के भूमि क्षेत्र का लगभग 32% है। वन क्षेत्र के शीर्ष 5 देश, वो देश जान लेते हैं जहां जो शीर्ष पे है, जो टॉप पे है वन क्षेत्र में। नंबर 1 पे रूस है 832.6 मिलियन हेक्टेयर के साथ। नंबर 2 पे ब्राजील है 486 मिलियन हेक्टेयर के साथ। तीसरे नंबर पे कनाडा है 368.8 मिलियन हेक्टेयर के साथ। और चौथे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका USA है 308.9 मिलियन हेक्टेयर के साथ। और पांचवें नंबर पे हमारा पड़ोसी देश चीन है 227 मिलियन हेक्टेयर के साथ। ये 5 देश वैश्विक वन क्षेत्र के आधे से अधिक हिस्सा रखते हैं। भारत के बारे में जान लेते हैं। भारत का प्रदर्शन, भारत अब विश्व स्तर पर 9वें स्थान पर है। कितने स्थान पे? 9वें स्थान पे। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मैं सर्किल बना देता हूँ या अंडरलाइन कर देता हूँ, जिससे कि जब आप रिवीजन करें तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। जो पहले 10वें स्थान पर था, अभी 9वें स्थान पे है, इससे पहले वो 10वें स्थान पे भारत की स्थिति है। इसका वन क्षेत्र लगभग 72.7 मिलियन हेक्टेयर है। 2015 और 25 की अवधि में वार्षिक वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में
भारत ने विश्व स्तर पर तीसरा स्थान बरकरार रखा है, यानी कि वृद्धि हुई है, तो उसमें तीसरा स्थान है, सबसे ज़्यादा वृद्धि करने वाले देशों में तीसरे स्थान पे है, तो यहाँ सरकार की बढ़ाई है। ये तो इस पॉइंट को आप याद रखना और इसको आप मेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। देखो, बहुत लंबा करंट अफ़ेयर पढ़ के कुछ याद नहीं रहेगा, आप पॉइंट टू पॉइंट करंट अफ़ेयर पढ़िए और मेंस के लिए भी आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। तो जब भी आपको वन से रिलेटेड या सरकार की किसी भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, तो आप ये वाला कोट कर सकते हैं। 2015-2025 की अवधि में वार्षिक वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में भारत ने विश्व स्तर पर तीसरा स्थान बरकरार रखा है, जिसमें लगभग 1.91 लाख हेक्टेयर वर्ष की शुद्ध वृद्धि हुई है। अगर आपको ये नंबर याद रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप इसको स्किप करके भी लिख सकते हैं। अगला है श्रीलंका के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा। देखिए, यूपी पीएससी का एक ट्रेंड है, आयोग का एक ट्रेंड है, वो एक तरफ महत्वपूर्ण व्यक्ति देता है और एक तरफ उनके देश दे देता है या पद दे देता है। तो आपको याद रखना है कि श्रीलंका के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा। अब श्रीलंका के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? डॉक्टर हरिनी अमरा सूर्या। ये नाम आप ध्यान रखिए और ये उनके जो फ़ोटो है आप इससे याद रख सकते हैं कि श्रीलंका के प्रधानमंत्री जो हैं उनका नाम है डॉक्टर हरिनी अमरा सूर्या। ने पदभार ग्रहण करने के बाद अपनी पहली आधिकारिक यात्रा के दौरान भारत आए। ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप रवाना। ब्रह्मोस मिसाइल ये वही मिसाइल है जो इंडिया पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था और जो आईसीसी की जो ट्रॉफी थी, एशिया ट्रॉफी थी, उसमें भी भारतीय टीम ने एक हमारे प्लेयर थे, उन्होंने ब्रह्मोस का एक सिंबल दिखाया था, ऐसे हाथ ऊपर करके और नीचे करके दिखाया था कि आप हमारी ब्रह्मोस ने क्या किया। एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तो ये उसी की बात हो रही है ब्रह्मोस मिसाइल की। अगर आप को पता है कि वो किस मैच में हुआ था तो आप हमें भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हाल ही में लखनऊ स्थित ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटीज सेंटर में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा रवाना किया गया। ब्रह्मोस मिसाइल महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ये यूपी की ही है और यूपी की कैपिटल यानी कि यूपी की राजधानी लखनऊ से है, तो ये इसलिए महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में जान लेते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल एक अत्याधुनिक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो ये वाला टॉपिक आपको पॉइंट जो है लिख लेना है, याद रख लेना है। ब्रह्मोस मिसाइल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे भारत की रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ और रूस की एनपीओ माशिनो स्त्रोयेनिया यानी कि ये रूस की कंपनी है के संयुक्त सहयोग से विकसित किया गया है। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मोस मिसाइल का जो नाम है वो भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। तकनीकी विशेषता समझ लेते हैं। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। मैक 2.8 लगभग 3400 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी गति है। मारक दूरी प्रारंभिक 290 किलोमीटर, अब 450 किलोमीटर और भविष्य में 800 किलोमीटर तक की बढ़ाने की योजना है। वजन लगभग 2200 से लेके 3000 किलोग्राम तक है। लंबाई लगभग 9 मीटर है इसकी ब्रह्मोस मिसाइल की। अगला टॉपिक है अगला करंट अफेयर का महत्वपूर्ण टॉपिक है व्यक्तिगत अधिकार, पर्सनालिटी राइट। बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में 2 अंतरिम आदेश जारी किए हैं जिनमें लोकप्रिय गायिका आशा भोसले और अभिनेता सुनील शेट्टी को उनके चित्र, आवाज, समानता और अन्य व्यक्तिगत विशेषताओं के अनधिकृत उपयोग से सुरक्षा प्रदान की गई है, विशेष रूप से एआई जनित सामग्री, डीपफेक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। यानी कि आप
उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है कि आप आशा भोसले जी और अभिनेता सुनील शेट्टी जी की कोई भी पिक्चर को लेके डीप फेक नहीं बना सकते हैं। इन आदेशों के तहत बॉम्बे पोर्टल सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज और अन्य संस्थाओं को बिना सहमति के इन हस्तियों की पहचान के किसी भी रूप का दुरुपयोग या शोषण करने से रोका गया है। अगली खबर है, विश्व वायु सेना रैंकिंग में भारत ने चीन को पीछे छोड़ा। अब इस पे आप फिर 3 स्टार लगा लीजिए। भारतीय वायुसेना इंडियन एयर फोर्स ने चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयर फोर्स को पीछे छोड़ते हुए 2025 की रैंकिंग में विश्व स्तर पर तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। यानी कि भारत की जो एयर फोर्स है, इंडियन एयर फोर्स, उसका जो है विश्व में तीसरा स्थान है। ठीक है। आधुनिक सैन्य विमान विश्व निर्देशिका यानी कि WDMMA रैंकिंग 103 देशों की वायुसेनाओं का मूल्यांकन करती है, जिसमें 129 वायु सेवाएं जैसे सेना, नौसेना और समुद्री विमान घटक शामिल हैं और वैश्विक स्तर पर कुल 48,082 विमानों का आकलन करती है। 2025 में शीर्ष रैंक वाली वायुसेनाओं के लिए टीवीआर स्कोर इस प्रकार है। अब ये टीवीआर स्कोर के अकॉर्डिंग पहले नंबर पे यूएसए, दूसरे नंबर पे रूस है, तीसरे नंबर पे अब भारत आ चुका है और चौथे नंबर पर चीन आ गया है। पहले चीन तीसरे नंबर पे था, भारत ने चीन को पछाड़ा और तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2025 के बारे में बात करते हैं। हाल ही में मैसर्स, ये देखिए मैसर्स, ये आप यहाँ पे देख लीजिए, मैसर्स और CFA इंस्टीट्यूशन, ये दोनों मिलके द्वारा जारी किए गए वैश्विक पेंशन सूचकांक में भारत को दुनिया की पेंशन प्रणाली में निचले स्तर पर रखा गया है। भारत को 100 में से 43.8 का समग्र स्कोर मिलने के कारण इसे डी ग्रेड में रखा गया है। देखो, इसमें आयोग आपसे रैंक नहीं पूछेगा। आयोग अगर पूछ सकता है तो आपसे पूछेगा वैश्विक पेंशन सूचकांक कौन जारी करता है, तो आपको याद रखना है मैसर्स और CFA इंस्टीट्यूट। ये आपके लिए महत्वपूर्ण, लिख लीजिए वैश्विक पेंशन सूचकांक 2025 कौन जारी करता है, तो ये आप लिख लीजिए। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाते हैं इस तरह के। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 और 3 ये महत्वपूर्ण हो जाता है पॉलिटी के लिए। ये काफ़ी चर्चित रहा। सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपराध की जांच के दौरान आरोपी आरोपी में एक्यूज्ड और गवाह विटनेस दोनों से आवाज़ के नमूने लेने का निर्देश दे सकते हैं। यानी कि अगर सर्वोच्च न्यायालय को ऐसा लगता है, सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा स्पष्ट किया है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि ये आवश्यक है, तो वो वॉइस सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 पैरा 3 में यह अधिकार दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने खिलाफ स्वयं को दोषी ठहराने वाला बयान साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। आपसे पूछ लेगा कि अनुच्छेद 20 पैरा 3 में क्या है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, नोट कर लो। अगली खबर है अंतर्राष्ट्रीय हेम तेंदुआ दिवस। देखिए, दिवस पूछता है आयोग, उसके महत्वपूर्ण हैं। एक तरफ दिवस दे देगा और दूसरी तरफ उनके जो है डेट दे देता है। तो आप याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय हेम तेंदुआ दिवस 23 अक्टूबर, बस इतना याद रख लीजिए। बाकी सुन लीजिए। उद्देश्य हिम तेंदुआ के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाना और इसके प्राकृतिक आवास की सुरक्षा पर ध्यान देना है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाने के लिए हैश 23 फॉर 23
अभियान की शुरुआत की। आपसे आयोग पूछ सकता हैज़ 23 फॉर 23 अभियान किससे संबंधित है? तो आप याद रखिए अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस और हिम तेंदुआ से संबंधित है। हिम तेंदुआ, तो इस तरह के क्वेश्चन आयोग पूछता है। आप नोट डाउन कर लीजिए। संयुक्त राष्ट्र दिवस 2025 एक और महत्वपूर्ण दिवस है। इसकी आप डेट याद रख लीजिए 24 अक्टूबर। इतना आपके लिए काफ़ी है संयुक्त राष्ट्र दिवस 2025 के बारे में। उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन की स्थापना और उसके विश्व शांति, सुरक्षा, मानवाधिकार और सहयोग के उद्देश्यों को याद करना है। यह दिन यूएन चार्टर के परिपालन और वैश्विक सहयोग पर जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इतना याद रखिए। एक और महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है, न्यूज है जो करंट अफेयर में शामिल की गई है। कृष्ण मृग पुनः प्रवेश कार्यक्रम। छत्तीसगढ़ राज्य वन्यजीव बोर्ड ने क्षेत्र में कृष्ण मृगों की संवहनीय आबादी के उद्देश्य से 5 वर्षीय योजना 2021-26 द्वारा, अब ये देखिए ये वाला पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, ये अंडरलाइन मैं कर देता हूँ। वारन व पारा अभ्यारण्य में पुनः प्रवेश योजना को मंजूरी दी है। आपसे पूछा जा सकता है वारन व पारा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए। इस परियोजना के तहत कुल 77 कृष्ण मृगों का स्थानांतरण किया गया। इसमें से 500 मृग नई दिल्ली के नेशनल जूलॉजिकल पार्क से लाए गए और 27 मृग बिलासपुर के कानन पेंडारी जूलॉजिकल गार्डन से प्राप्त की गई। तो जो खबरों में रहते हैं, चाहे वो जूलॉजिकल पार्क हो या नेशनल पार्क हो, आप उनको एक लिस्ट बना लिया करो, तो उन्हीं से प्रश्न अक्सर कर पूछे जाते हैं। 99.9% वहीं से प्रश्न बनते हैं। यह मुख्य रूप से खुले चरागाहों और झाड़ियों वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, जैसे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु तथा उड़ीसा। वारन व पारा वन्यजीव अभ्यारण्य। वारन यह अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले, ये महत्वपूर्ण है, नोट डाउन कर लो, रायपुर जिले के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है और इसका नाम इसके केंद्र में स्थित वार और नावापारा वन ग्रामों के नाम पर रखा गया। ये है वो, और ये वो कृष्ण मृग है। कॉमनवेल्थ गेम 2030 की मेजबानी भारत करेगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी हमारा चैनल प्री मैच्योर चैनल है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जो डेडिकेटेड पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनको आप हमारा करंट अफेयर का वीडियो शेयर कर सकते हैं। अगर आपका कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और अगर आप हमसे कुछ और चाहते हैं, किसी भी प्रकार की पीडीएफ अगर आप हमसे चाहते हैं या नोट्स चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कॉमनवेल्थ गेम 2030 की मेज़बानी भारत करेगा। भारत 2030 में कॉमनवेल्थ गेम यानी कि CWG के शताब्दी संस्करण की मेज़बानी करने जा रहा है, जिसमें अहमदाबाद को प्रस्तावित स्थल के रूप में चुना गया है। तो अहमदाबाद ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, और कॉमनवेल्थ गेम 2030।